मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जीके गिलबर्ट के स्थल रूपों से संबंधित कतिपय नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। प्रारंभ में बता दें कि जीके गिलबर्ट अपने को सिद्धांतकार नहीं मानते थे, न अपने को सिद्धांतकार कहलाना चाहते थे। वो अपने को हमेशा अन्वेषक मानते थे। जीके गिलबर्ट नेवर took him as theorist, rather he preferred to be called investigator, क्योंकि उनका तर्क था कि जो सिद्धांतकार अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं उसको वो प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, और ये जो क्षेत्र में पर्यवेक्षण होता है स्थल रूपों की विशेषताओं का, उस पे कार्यरत प्रक्रमों का, वो सही होते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कई भागों का पर्यवेक्षण और अध्ययन किया, जैसे सियरा नेवादा पर्वत, यूंटा माउंटेन, हेनरी पर्वत, लेक बोनेविली झील, ग्रेट बेसिन रेंज, ग्रेट प्लेन्स, अलास्का इत्यादि। और इनके आधार पर उन्होंने कतिपय नियमों का, सम प्रिंसिपल्स का इन्होंने प्रतिपादन किया, जैसे लॉ ऑफ डिवाइड, लॉ ऑफ स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ अनइक्वल स्लोप, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एक्लिविटी, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ टेंडेंसी टुवर्ड्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स इत्यादि। और गिलबर्ट महोदय ने गुणवत्ता के स्थान पर मात्रा को ज़्यादा महत्व दिया। ही प्रेफर्ड क्वांटिटी इन प्लेस ऑफ क्वालिटी। और इनके जो भी नियम और सिद्धांत हैं वो कुछ प्रमुख संकल्पनाओं पर आधारित हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ टाइम, कंसेप्ट ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। गिलबर्ट महोदय ने समय को वर्तमान में लिया। ही टुक टाइम इन प्रेजेंट टेंस। उनका मत था कि वर्तमान स्थल रूपों की विशेषताओं, उनकी आकृतियों और उन पे कार्यरत प्रक्रमों का अध्ययन ज़्यादा आवश्यक है बल्कि पिछले इतिहास का। सो ही प्रेफर्ड पोस्ट डिक्शन इन प्लेस ऑफ रिट्रोडिक्शन। पोस्ट डिक्शन उसे कहते हैं जहां अध्ययन के आधार पर भविष्य में होने वाले स्थल रूपों में परिवर्तनों को बताया जा सके, और रिट्रोडक्शन के अंतर्गत हम स्थल रूपों में विगत कालों में हुए परिवर्तनों की पुनर्रचना करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स ऑफ चेंजेस इन लैंडफॉर्म इन ए पर्टिकुलर रीजन। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के तहत जो है उन्होंने बताया कि और एक बात और बता दें कि गिलबर्ट महोदय ने अपने सिद्धांत में थर्मोडायनेमिक्स के ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों का भी इन्होंने उपयोग किया। थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी निश्चित तंत्र में, निश्चित द्रव्यमान वाले तंत्र में ऊर्जा का न जनन होता है न ऊर्जा विनष्ट होती है, बल्कि ऊर्जा का एक दूसरे रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। इन अ सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मैकेनिकल एनर्जी से रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में हो जाता है। चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम के अनुसार इन्होंने अपने मॉडल में जो उपयोग किया कि समय के साथ किसी भी तंत्र में ऊर्जा का वितरण समान होता जाता है। विद द मार्च ऑफ टाइम
there is equitable distribution of energy in all components of a system। और अंत में सभी उपांगों में ऊर्जा समान होती है और ऊर्जा न्यूनतम होती है। There is a minimum energy at the end of the development of a system। और जो प्रारंभ में जब ऊर्जा अधिक होती है तो जिस तरह से स्थल रूपों में क्रम पाया जाता है, ऊंचे मध्यम निचले स्थल रूप, वो अंत में सब समाप्त हो जाते हैं और इंट्रॉपी अधिकतम हो जाती है। तो गिलबर्ट महोदय ने फिजिक्स के इस नियम इंट्रॉपी के कंसेप्ट का भी उपयोग किया अपने सिद्धांत में। इंट्रॉपी उत्क्रम माप जिसे कहते हैं, इंट्रॉपी इज ए मेजर ऑफ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। और अगला जो इन्होंने उपयोग किया फिजिक्स के नियम का कि द सम टोटल ऑफ फोर्सेस इक्वल्स जीरो, यानी कुल ऊर्जा का सकल योग जो है शून्य होता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट फोर्स। तो गिलबर्ट महोदय ने न्यूनतम ऊर्जा के नियम का भी उपयोग अपने सिद्धांतों में किया। एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि गिलबर्ट महोदय ने स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित किसी निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। उनके कार्यों, उनके लेखों के आधार पर हम सभी लोग उनके निष्कर्ष को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो स्मरण रखिएगा, यह सिद्धांत विश्लेषकों द्वारा उनके कार्यों पर आधारित है। इस नाम से कोई सिद्धांत का प्रतिपादन गिलबर्ट ने नहीं किया। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट फोर्स के आधार पर हम अब गिलबर्ट के सिद्धांत को इस रूप में व्यक्त करते हैं। Landforms in a particular region are the result of two competing tendencies, tendency towards variability and tendency towards equality। किसी भी प्रदेश में स्थल रूपों का निर्माण जो होता है, दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का प्रतिफल होता है। ये जो विरोधी प्रवृत्तियां होती हैं, इनके आधार पर या तो स्थल रूपों में विषमता उत्पन्न होती है, विविधता उत्पन्न होती है, या उनमें समरूपता होती है। टेंडेंसी टुवर्ड्स वेरिएबिलिटी और टेंडेंसी टुवर्ड्स इक्वालिटी। इसकी व्याख्या के लिए गिलबर्ट महोदय ने उदाहरण भी लिया है और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट फोर्स को अप्लाई किया है। जैसे फिर हम सामान्य रूप में कह सकते हैं कि लैंडस्केप इन ए पर्टिकुलर रीजन इज द फंक्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड रेसिस्टिंग फोर्स। गिलबर्ट ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों का स्वरूप जो होता है वो चालक बल और अवरोधी बल से के संबंधों पर निर्भर करता है। जब चालक बल अवरोधक बल से अधिक होगा तो स्थल रूपों में विविधता उत्पन्न होगी, और जब चालक बल अवरोधक बल के बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम दशा, संतुलन की स्थिति हो जाएगी और स्थल रूपों में विषमता समाप्त होकर के समरूपता हो जाएगी। इसको इन्होंने उदाहरण लेके समझाया है। जैसे लैकोलिथ ज्वालामुखी क्षेत्रों में, तो जब तक नीचे से मैग्मा ऊपर उठता है तो मैग्मा के ऊपर उठने का बल जब तक ऊपर स्थित चट्टानों के अवरोधक बल से अधिक होता है तो लैकोलिथ की ऊंचाई बढ़ती जाती है। लेकिन जब ये मैग्मा के ऊपर उठने का बल और ऊपर स्थित चट्टानों के बल में बराबरी हो जाती है
तब वहीं पर लैकोलिथ का उत्थान समाप्त हो जाता है और वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। इसको उन्होंने नदी का उदाहरण लेकर के भी समझाया है। जैसे किसी भी क्षेत्र में नदी में जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, प्रवाह वेग होता है, वो नदी के ग्रेडियंट से, चैनल ग्रेडियंट से संबंधित होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब प्रवाह होता है नदी में, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है परिवर्तित होती है गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में। और चैनल ग्रेडियंट, जलधारा का ढाल जितना अधिक होगा, नदी का प्रवाह वेग भी उतना ही अधिक होगा और काइनेटिक एनर्जी भी उतनी अधिक होगी और नदी परिणामतः अपने तली को गहरा करती जाएगी। रिवर विल कंटिन्यू टू डीपन इट्स वैली सो लॉन्ग एज द काइनेटिक एनर्जी इज मच हाई। अब नदी के संदर्भ में ये तो हो गया ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज द फ्लो वेलोसिटी कंट्रोल्ड बाय चैनल ग्रेडियंट। रेसिस्टिंग फोर्स क्या है? नदी के तली में जो चट्टानें होती हैं, नदी के प्रवाह वेग में रगड़ उत्पन्न करती हैं, फ्रिक्शन उत्पन्न करती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिस कारण नदी का प्रवाह वेग कम हो जाता है। तो जब तक नदी का प्रवाह वेग माने चालक बल अवरोधिक बल से अधिक होता है, तब तक नदी अपने घाटी को गहरा करती जाती है। लेकिन जैसे जैसे नदी गहरा करती है अपनी घाटी को, चैनल ग्रेडियंट कम हो जाता है, नदी की प्रवाह वेग कम हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती है और उसकी अपर्दन करने की क्षमता घट जाती है। और अंत में आते आते, जिसे आप आगे चल करके पढ़ेंगे, डेविस के अपर्दन चक्र के संदर्भ में, अंत में जो है नदी निम्नवर्ती अपर्दन करना बंद कर देती है, क्षतिज अपर्दन होता है और इस समय ऊर्जा का वितरण नदी के सभी प्रवाह क्षेत्र में करीब करीब बराबर होने लगता है और एनर्जी का, ऊर्जा का वितरण न्यूनतम होता है। सो देयर विद द पैसेज ऑफ टाइम the distribution of energy and level of energy in the river catchment area decreases, and at the end there is a minimum energy and equal distribution of energy in all components of the river basins। और जो विषमताएं थीं, यानी काफ़ी ऊंचे स्थलाकृति, वाटरफॉल, कैनियन, गहरी घाटियाँ, ऊंचे ऊंचे तटबंध, वो सब समाप्त हो जाते हैं और वहाँ पर बराबरी उत्पन्न हो जाती है, जिसे कहते हैं मैक्सिमम इंट्रॉपी। इंट्रॉपी इज़ द मेजर ऑफ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। तो अंत में जो है मैक्सिमम इंट्रॉपी होती है और न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो मूल रूप से गिलबर्ट का सिद्धांत है कि किसी भी क्षेत्र में चालक बल और अवरोधक बल के बीच संबंधों पर ही स्थल रूपों का स्वरूप निर्भर होता है। जब तक चालक बल अवरोधक बल से अधिक होगा, स्थल रूपों में विविधताएं उत्पन्न होंगी, और जब चालक बल बराबर हो जाएगा अवरोधक बल से, तो स्थल रूपों में संतुलन की स्थिति व्याप्त हो जाएगी। नमस्कार।